Hello all of you, back here again to continue the discussion of semiconductors. हम क्यूएन में सेमीकंडक्टर्स को आगे डिस्कस कर रहे हैं। अभी देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स का वर्किंग कैसे होता है, उसके अंदर डोपिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। हमने स्पेशल पर्पस डायोड्स भी पढ़े हैं। एक तो हमारा ऑर्डिनरी पीएन डायोड था जिसको हमने रेक्टिफायर के जैसा यूज किया। किसके जैसा यूज किया? रेक्टिफायर। हमने कल स्पेशल पर्पस डायोड्स पढ़े थे, उसके अंदर एक ही पढ़े थे अपन ने, दैट वाज जेनर डायोड। पिछले क्लास में अपन ने क्या पढ़े थे? जेनर डायोड पढ़े थे और उसका यूज पढ़े थे कि वो रेगुलेशन में यूज होता है। दूसरा जो स्पेशल पर्पस डायोड हम पढ़ते हैं वो फोटो डायोड है। क्या है? फोटो डायोड। अब ये जो फोटो डायोड होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स में एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम का इफेक्ट आएगा। तो वो फोटो सेल पढ़ते हैं उसमें। क्या पढ़ते हैं उसमें अपन? हाँ, फोटो सेल पढ़ते हैं। तो उसका जैसा ही ये फोटो डायोड होता है। आजकल फोटो सेल्स कोई यूज नहीं करता, ऑल ऑफ अस आर यूजिंग फोटो डायोड्स। अब ये जो फोटो डायोड है, इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वहां पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, यहां पे लाइट आएगा। अब ये जो आने वाला लाइट है, इसकी जो एनर्जी है वो बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए। मतलब जो एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप है, उस गैप की जितनी एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी आने वाले लाइट की होना चाहिए। तो फिर हमारे को इलेक्ट्रॉन एमिशन मिलेगा। अब ये जो फोटो डायोड है, इसको हम हमेशा रिवर्स बायस में यूज करते हैं। फोटो डायोड ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। क्यों करते रिवर्स बायस में? क्योंकि अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस में यूज करेंगे तो ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस में खुद का पीएन जंक्शन का करंट बहुत ज्यादा होता है, मिली एम्पियर में होता है। अब ये जो आने वाली लाइट है, इसकी वजह से जो करंट आएगा वो बहुत छोटा रहेगा। वॉट एवर करंट वी गेट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट, दैट करंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हमारे को इतने बड़े करंट में इतना सा करंट समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। इतने बड़े करंट में छोटा सा करंट समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर रिवर्स बायस रखेंगे तो रिवर्स करंट एज गुड एज जीरो, तो फिर थोड़ा सा भी जो करंट आएगा वो हमारे यहाँ पे समझ में आएगा। इसके लिए हम बोलते हैं कि फोटो डायोड को हमेशा क्या में यूज करो? रिवर्स बायस में यूज करो। अब इसके अंदर दूसरी एक चीज का ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है ये ऊपर आना चाहिए। मतलब हम फोटो डायोड बनाने के लिए, सपोज ये मैंने कंटेनर लिया जिसमें फोटो डायोड मेरे को बनाना है, तो मैक्सिमम फिलिंग जो होगा वो पी टाइप का होगा। इसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। मेन लेयर नीचे का जो बनता है, और छोटा सा पार्ट जो होगा वेफर, थिन पार्ट जो होगा वेफर, वो एन रीजन क्या होगा? एन रीजन। तो इससे फायदा क्या होगा कि लाइट तो यहां से आने वाला है, तो आते के साथ लाइट को क्या मिल जाएगा? डिप्लीशन लेयर मिल जाएगा। तो ये आसानी से काम कर लेगा फोटो डायोड। अब फोटो डायोड यूज होते हैं काउंटर्स में कि भाई कहां पे कोई फंक्शन है, उसमें कितने लोग आए, तो ये फोटो डायोड उसको काउंट कर सकता है। एक आदमी आया, वो लाइट का पाथ कट करेगा तो करंट जाके वापस आएगा, तो उसको बोलते काउंटिंग हो गई।
उसके लिए अलग से सर्किट भी बनेगा, लेकिन बेसिक यही सर्किट है वो। तो फोटो डायोड में ये दो चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हम इसको रिवर्स बायस में यूज कर रहे हैं। तो हमारे को इसके ग्राफ्स ऐसे मिलेंगे, ये वोल्टेज, ये करंट, ये ऐसे वाले ग्राफ्स आएंगे। इसको बोलते हैं फोटो डायोड, जो आजकल काफी पॉपुलर है। अब इसको यूज किया जाता एलईडी के साथ। एलईडी बोले तो लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बोले तो क्या, लाइट एमिटिंग डायोड, जो लाइट एमिट कर सकता है। जैसे ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये रेड कलर का ये एलईडी है। क्या है ये? एलईडी। ऐसे बहुत सारे आपने भी देखे होंगे। तो एलईडी जो होता है, आजकल एलईडी लाइट्स आ रहे हैं, एलईडी बल्ब्स हैं, एलईडी ट्यूबलाइट्स हैं, एलईडी टीवी है। तो लाइट एमिटिंग डायोड और फोटो डायोड ये साथ में यूज होते हैं। अब लाइट एमिटिंग डायोड जो होता है, उसमें हम स्पेशल डोपेंट्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑर्डिनरीली सिलिकॉन का जो बैंड गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये सिलिकॉन का बैंड गैप है। अब इस बैंड गैप की वजह से जब हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो जो वेवलेंथ हमको मिलेगी वो नियर अबाउट 11,240 एंगस्ट्रॉम मिलेगी। देखो, इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो जो एनर्जी को रेडिएट करेगा उसकी वेवलेंथ होगी 11,240। मतलब ये हुआ कि हमारे को जो लाइट मिलेगा वो इंफ्रारेड रीजन वाला। 11,240 एंगस्ट्रॉम कौन सी रीजन वाला लाइट है? इंफ्रारेड वाला लाइट है। हमको अगर विजिबल रीजन वाला लाइट चाहिए तो हमारे को इस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिए सपोज। तो फिर मेरे को वेवलेंथ मिलेगी लैम्बडा इज इक्वल टू 6,200 एंगस्ट्रॉम। अब ये बोलो, ये कौन से कलर की वेवलेंथ है? येलो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ है ना ये विजिबल रीजन का लाइट मिल गया मेरे को। तो ये बैंड गैप को बढ़ाया जाता है। एलईडी में क्या किया जाता है? बैंड गैप को बढ़ाया जाता है, इट्स गोइंग टू बी इंक्रीज। और फिर बढ़ाने के लिए हम डोपेंट्स यूज करके गैलियम फॉस्फाइड, आर्सेनाइड। अब इसमें परसेंटेज रहेगा, ये रहेगा तुम्हारा 40% और ये आ जाएगा तुम्हारा 60%। तो ये आपको एक पर्टिकुलर कलर का लाइट देगा। तो गैलियम फॉस्फाइड, आर्सेनाइड ये डोपेंट है। ये डोपेंट लगाने से आपको लाइट विजिबल रीजन का मिलेगा। कौन से रीजन का मिलेगा? विजिबल रीजन। या आप गैलियम आर्सेनाइड भी ले सकते हैं, ये भी आपको एक अलग कलर का लाइट देगा। तो एलईडीज फॉरवर्ड बायस में यूज होंगे। एलईडीज हमेशा फॉरवर्ड बायस में यूज होंगे। और एलईडी का जो सिंबल आएगा वो ऐसा आएगा, लाइट एमिट कर रहा है उसमें से लाइट बाहर बताना पड़ेगा। फोटो डायोड का जो सिंबल आएगा वो ऐसा आएगा, ये लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है। दोनों साथ में आ गए, एक एमिट करेगा दूसरा एब्सॉर्ब करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑप्टो कपलर। क्या बोलते हैं? ऑप्टो कपलर बोलते हैं। तो ये भी स्पेशल पर्पस डायोड है, इसको लाइट एमिटिंग डायोड बोलते हैं। और आखिरी स्पेशल पर्पस डायोड जो है उसको
उसको बोला जाता है सोलर सेल। अब सोलर सेल बेसिकली तुम्हारा फोटोडायोड के जैसा है, लेकिन फर्क इतना है कि इसको बायसिंग हम नहीं करते, हम इसको बायसिंग नहीं करते। इसमें हम डायरेक्ट ये पीएन जंक्शन है, अब इसके अंदर जो डोपेंट्स लगते हैं, कैडमियम सेलेनाइड है, कैडमियम टेलुराइड है, ये सोलर सेल में और फोटोडायोड में ज्यादा करके यूज होते हैं। यहां पे लाइट आता है, इसकी आने वाली लाइट की एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा होना चाहिए। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं लोड रेजिस्टेंस, और वो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट हो जाता है बैटरी को, मतलब चार्जिंग, बैटरी का चार्जिंग। देखते ना अपन बहुत जगह पे है ये सोलर सेल, एक पोल रहता, उस पर एक लाइट लगा हुआ रहता, ऊपर पैनल रहता, नीचे बैटरी का डब्बा रहता। तो दिन भर धूप रही तो ये बैटरी को चार्ज कर देगा, रात में धूप खत्म हो गई तो बैटरी इस लाइट को अपनी एनर्जी सप्लाई करेगी। तो जब ये सूटेबल एनर्जी इस पे आ गई तो ये यहां से क्या करता है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये होल्स है, तो ये आने वाली एनर्जी यहां से इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगी, तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एन रीजन में। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो होल का दिल लगेगा क्या? नहीं, वो भी चला जाएगा पी रीजन में। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपने अपने रीजन्स में चले जाएंगे। जब ये जाएंगे तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ेगा, पॉजिटिवली बढ़ेगा और यहाँ निगेटिवली बढ़ेगा। इसका मतलब दोनों के बीच में करंट फ्लो होना चाहिए। वो करंट की वजह से इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज बनेगा, और वो वोल्टेज बैटरी को क्या करेगा, चार्ज करेगा। क्या करेगा? बैटरी को चार्ज करेगा। तो इसको बोलते हैं सोलर सेल। अब इसके अंदर एक ग्राफ होता है, ये है तुम्हारा वोल्टेज और ये है तुम्हारा करंट। इसको बोलते हैं VOC, इसको बोलते हैं ISC। OC बोले तो ओपन सर्किट और SC बोले तो शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट OC, शॉर्ट सर्किट SC। तो ये सोलर सेल है जो हम रूरल एरिया में भी यूज कर सकते हैं, आजकल तो सिटीज में भी यूज हो रहे हैं। तो ये हुए कुछ स्पेशल पर्पस डायोड्स, दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पस डायोड्स। ये अपने स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए बने होते हैं, ठीक है। तो ये अपना पीएन जंक्शन वाला पार्ट इसमें डिस्कस हो गया। अब अगला पार्ट जो अपने को डिस्कस करना है वो ट्रांजिस्टर्स है। क्या है वो? ट्रांजिस्टर। व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर एंड हाउ डज इट वर्क, दैट वी विल डिस्कस। तो ट्रांजिस्टर जो होता है ये भी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है, लेकिन इसको बनाने के लिए दो पीएन जंक्शन लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 पीएन जंक्शंस सैंडविच्ड बैक टू बैक। 2 पीएन जंक्शन सैंडविच्ड बैक टू बैक। ये पीएन है, और ये दूसरा पीएन है, इसके बाद आएगा। 2 जंक्शन चाहिए ना अपने को, पीएन। अब ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, तो दोनों के बैक एक साथ ला लेने का, उसको बोलते हैं सैंडविचिंग बैक टू बैक। तो ये जब हम इसको ऐसे सैंडविच करेंगे तो हमारे को ऐसा कंस्ट्रक्शन मिलेगा। ये पहला डायोड P, ये उसका बैक N, दूसरे डायोड का बैक N और उसका फ्रंट P। तो ये हो गया तुम्हारा PNP ट्रांजिस्टर। क्या हो गया? PNP ट्रांजिस्टर। तो 2 पीएन डायोड्स को हमने सैंडविच किया बैक टू बैक,
तो हमको मिल गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है? होल्स है। ये लिख के रख लेना पॉइंट। इन पीएनपी ट्रांजिस्टर it is the holes which are the majority carriers and electrons are the minority carriers। अब अगर मैंने इसको पीएन लिखने के बजाय एनपी लिखा, क्या लिखा? एनपी डायोड, ये पहला डायोड, ये एन, ये पी, फिर दूसरा डायोड, ये एन, ये पी, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है, दोनों बैक एक साथ ला लेने का, तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा एन पी एन। ये दूसरे टाइप का ट्रांजिस्टर है एन पी एन। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर जो मैंने आपको बताए, इसमें दो टाइप की पोलैरिटीज है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इनको बोला जाता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोला जाता है इनको? बाइपोलर। दो टाइप के चार्जेस है तो बाइपोलर। जंक्शन भी बन रहे हैं, ये पी और एन का एक जंक्शन है और ये एन और पी का एक जंक्शन है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये हमारे डिस्कशन में आएगा। तो यहां पे होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स। ये दो चीजें ध्यान में रखना। अब देखो, इसको यूज करना है ना ट्रांजिस्टर को, इसके तीन रीजन्स होते हैं। कितने रीजन्स होते हैं? तीन। ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब अगर हम बात करेंगे डोपिंग की, बात करेंगे अपन डोपिंग की, तो सबसे हेवी डोपिंग एमीटर की होती है। बेस की डोपिंग सबसे कम होती है और कलेक्टर की डोपिंग इंटरमीडिएट होती है। So emitter is heavily doped, base is lightly doped, and collector is doped intermediate between base and emitter. अब सबसे ज्यादा हीट या एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कलेक्टर में आता है। क्या में आता है? कलेक्टर में आता है। तो एरिया के हिसाब से collector is largest, base is smallest और emitter is intermediate। emitter का एरिया बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, वो इंटरमीडिएट होगा। ठीक है।
अब इसके अंदर देखिए कि ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बीजेटी बोलते हैं इसको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसको चलाने के लिए हमको ये जो बेस एमिटर वाला डायोड है इसको फॉरवर्ड बायस रखेंगे अपन। कैसा रखेंगे? फॉरवर्ड बायस। और जो बेस कलेक्टर वाला डायोड है उसको रिवर्स बायस रखेंगे। बेस कलेक्टर वाले डायोड को कैसा रखेंगे? रिवर्स बायस रखेंगे। तो एक डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा और दूसरा वाला डायोड रिवर्स बायस में रहेगा। तो इसके लिए हम इसको बैटरीज कनेक्ट करेंगे। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बैटरीज कनेक्ट करना पड़ेंगे। तो वो जो बैटरीज हम कनेक्ट करेंगे उसको बोला जाएगा बायसिंग। क्या बोला जाएगा उसको? बायसिंग। तो हम लेते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये है तुम्हारा एमिटर, ये है तुम्हारा बेस और ये कनेक्टर पीएनपी। इधर होल्स रहेंगे, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अभी कम रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्यों? ये लाइटली डोप्ड है। यहां ज्यादा होंगे, मैंने बताया नहीं है, लेकिन यहां होल्स आएंगे ना। ऐसे यहां पे भी होल्स आएंगे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आएंगे जितने एमीटर में आ रहे हैं। यह है तुम्हारा एमीटर, बेस, कलेक्टर। अब एमीटर, बेस, डायोड मैंने बोला फॉरवर्ड बायस करना है। क्या करना है? फॉरवर्ड बायस। तो बैटरी लगेगी ये वाली, हो गया। और बेस कलेक्टर डायोड रिवर्स बायस करना है। बेस एन है तो एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, और ये कलेक्टर पी है तो पी कनेक्टेड टू नेगेटिव। इसको बोलते हैं बेस एमीटर वोल्टेज, इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो ये जो बायसिंग है इसको एफआर बायस बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। तो दोनों मिला के हो गया एफ आर बायस। हमेशा हम ट्रांजिस्टर को इसी तरीके से यूज करेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स बायस। अब इसके अंदर देखो, ये बेस एमिटर जो बैटरी है बीबीई, ये वोल्टेज सप्लाई करेगी, करंट जाएगा इसमें से। ये करंट एमीटर के अंदर जा रहा है, इसका मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट एमीटर के अंदर जाता है। तो ये एमीटर करंट को हम एरो से बताएंगे। अब एमीटर के अंदर जा रहा, इसका मतलब बेस में से बाहर आएगा और कलेक्टर में से भी बाहर आएगा। According to Kirchhoff's current law, entering current is I and leaving currents are IB and IC. अब इसमें देखो बेस का डोपिंग कैसा है? बहुत लाइट है, बहुत कम डोप किया है हमने बेस को, और उसका एरिया भी बहुत कम है। इसका मतलब बेस में से जो करंट जाएगा वो निग्लिजिबल जाएगा। कैसा जाएगा? निग्लिजिबल जाएगा। देखो एक वो पानी का पाइप आता है टैंकर वाला, टैंकर में जो पाइप होता है ना पानी का, ये उसमें से पानी आ रहा है। अब आपने क्या किए कि इसके सामने एक दूसरा पाइप रखे, लेकिन उसके बीच में भी एक छोटा बारीक पाइप रहेगा। ये बाहर वाला पाइप है और इसके अंदर एक छोटा सा नॉर्मल अपना जो गार्डन होस होता है ना, गार्डन में पानी डालने का पाइप, वो रखा हुआ है। एक के अंदर एक, बीचों बीच में ये बारीक पाइप का क्या मतलब? अब जैसे ये टैंकर के पाइप का पानी आएगा तो
पूरा का पूरा पानी ये बारीक वाले पाइप में चले जाएगा क्या? नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी पानी लेने की। तो मैक्सिमम पानी जो है वो बड़े वाले पाइप में जाएगा, थोड़ा सा पानी इसमें भी चला जाएगा। तो दैट इज बेस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल as compared to collector current. So if I write according to Kirchhoff's current law, IE is equal to IB plus IC. Emitter current is equal to base current plus collector current. अब क्योंकि IB नेग्लिजिबल है, IB कैसा है? नेग्लिजिबल है। हम ये बोल सकते हैं कि इन ट्रांजिस्टर एमिटर करंट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वल टू कलेक्टर करंट, वेरी नियरली इक्वल, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ऑफ कोर्स एमिटर करंट ज्यादा रहेगा, कलेक्टर करंट एमिटर करंट से कम रहेगा, लेकिन नियरली इक्वल रहेंगे, क्योंकि बेस का करंट एज गुड एज जीरो है। अब यही लॉजिक हम एनपीएन में भी लगा सकते हैं। एनपीएन, एन कनेक्टेड टू नेगेटिव, पी कनेक्टेड टू पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस, पी कनेक्टेड टू नेगेटिव, एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस करेगा। तो अब की बार करंट एमीटर में से बाहर आएगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है उसमें एमिटर करंट बाहर की तरफ आता है, इसका मतलब बेस के अंदर करंट जाएगा और कलेक्टर के भी अंदर ही करंट जाएगा। तो पहले एमिटर डिसाइड कर लेना, बाद में बेस और कलेक्टर ऑटोमेटिक आ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये है तुम्हारा NPN transistor, not pointing in. The arrow is not pointing in. उसको बोलते हैं NPN transistor. अब ट्रांजिस्टर, अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं तो जैसे जैसे VBE हम बढ़ाएंगे, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, तो बेस का जो करंट है वो बढ़ेगा, VBE, IB, तो बेस करंट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ये ऐसे, इनको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये अलग अलग VCB लिया करके, पहले VCB कांस्टेंट रखा, ये ग्राफ आ गया, फिर थोड़ा VCB चेंज किया, फिर भी कांस्टेंट ही रखा, मतलब पहले 10 वोल्ट रखा था, अब 8 वोल्ट कर दिया। जैसे जैसे हम VCB को बदलते जाएंगे, अलग अलग ग्राफ्स आते जाएंगे। बदलना है VBE को, VBE 0 से स्टार्ट करके बढ़ाते जाएंगे, तो ये नेचर आएगा ग्राफ का। इसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांजिस्टर की जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इस तरह से दिखेंगे आपको। और किसके किसके बीच में आ रही वो? बेस एमिटर वोल्टेज और बेस करंट। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें हम VCB लेंगे और कलेक्टर का करंट लेंगे। क्या लेंगे? कलेक्टर का करंट लेंगे। यहां लिख देता हूं मैं, VCB इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब जैसे जैसे हम VCB बढ़ाते जाएंगे, ये करंट भी बढ़ेगा और आखिरी में जाके कांस्टेंट हो जाएगा। ये ऐसे, this is VBE some value, this is VBE another value। तो अब VBE कांस्टेंट किया हमने और कलेक्टर बेस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं, कलेक्टर करंट मेजर करते जा रहे हैं।
इसको बोला जाएगा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला जाएगा इनको? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हो गए इनपुट और ये हो गए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजिस्टर। दोनों इनपुट के पैरामीटर्स लिए मैंने, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों आउटपुट के पैरामीटर्स लिए, तो फिर आ गया आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब ट्रांजिस्टर को हम यूज जब करेंगे, है ना, तो ट्रांजिस्टर में तो 3 टर्मिनल्स है, एमिटर, बेस, कलेक्टर, 3 ही है। हमारे को कितने लगते? 4 लगते। इनपुट में 2 और आउटपुट में 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। अब हमारे ट्रांजिस्टर को तो 3 ही टर्मिनल्स है। सो व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल टेक 1 टर्मिनल एज कॉमन। क्या कर लेंगे अपन? एक टर्मिनल को अपन कॉमन ले लेंगे। अगर मैंने एमिटर को कॉमन लिया तो उसको बोला जाएगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैंने बेस को कॉमन लिया तो उसको बोला जाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर मैंने कलेक्टर को कॉमन लिया तो उसको बोला जाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, सीई, सीबी और सीसी। अब कॉमन एमिटर में क्या होगा? एमिटर विल बी कॉमन टू इनपुट एज वेल एज आउटपुट। एमिटर ये कॉमन हो जाएगा इनपुट को भी और आउटपुट को भी। कॉमन बेस में बेस कॉमन हो जाएगा इनपुट को भी आउटपुट को भी। और कॉमन कलेक्टर में कलेक्टर विल बी कॉमन टू इनपुट एज वेल एज आउटपुट। ठीक है। अब कॉमन एमिटर मोड में हम करंट गेन डिफाइन करते हैं। करंट गेन इज बीटा। कौन से मोड में? कॉमन एमिटर मोड में। कभी कभी बीटा नाम से देता, कभी कभी करंट गेन इन कॉमन एमिटर मोड के नाम से देता। सो बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB, कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट। इसको बोलते हैं बीटा DC। क्या बोलते हैं? बीटा DC बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने वेरिएशन नहीं लिया है, एक फिक्स वैल्यू को डिवाइड कर लिया है। और अगर हमको बीटा AC चाहिए तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये वेरिएशन ले रहे हैं अपन। चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट, ये हमारे को बीटा की वैल्यू दे देगा। इसको बोलते हैं करंट गेन इन कॉमन एमिटर मोड। अब देखो IC बड़ा है, IB बहुत छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। बीटा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा आएगी। ये स्टार्टिंग इच वैल्यू इसकी 20 के आसपास रहती। बीटा की वैल्यू स्टार्टिंग 20 से होता है, आगे ये 500 तक जा सकता। ठीक है। कलेक्टर करंट इज मच ग्रेटर देन बेस करंट। अब दूसरा जो करंट गेन हम डिफाइन करेंगे वो कॉमन बेस मोड में है। कौन सा वाला करंट गेन? कॉमन बेस मोड। उसको बोलते हैं करंट गेन अल्फा। एंड दैट अल्फा इज गिवन बाय IC upon IE कलेक्टर करंट अपॉन एमिटर करंट। अब ऑब्वियस है, मैंने सिंगल वैल्यू डिवाइड किया है, तो इसको अल्फा DC बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा DC।
और अल्फा एसी चाहिए तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई अब देखो IC और IE अभी क्या लिखा था मैंने, दे आर वेरी नियरली वन एंड द सेम। इसका मतलब ये जो रेशियो है ये वेरी नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 तो नहीं आता एग्जैक्ट, 1 से थोड़ा कम आता है, 0.95 आता है, 0.96 आता है। तो अल्फा इज current gain in common base mode and it's very nearly equal to 1, in fact slightly less than 1 हो गया। अब ये दोनों के बीच में रिलेशंस क्या है, करंट गेन कॉमन एमिटर मोड वाला और करंट गेन कॉमन बेस मोड वाला लिख सकते हैं अपन। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अगर आपके पास बीटा है तो आप अल्फा निकाल सकते हैं और अगर आपके पास अल्फा है तो फिर आप बीटा निकाल सकते हैं। इधर वे यू कैन सॉल्व। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या देता आपको, इन अ ट्रांजिस्टर the emitter current changes by 10 milliampere. Find change in collector current if current gain in common base mode is 0.96। मतलब तुम्हारे को कौन सी वैल्यू दे दिया, बीटा दिया कि अल्फा दिया? अल्फा दिया। अगर बीटा देता ना तो फिर चलो ठीक है, करंट गेन कॉमन बेस मोड इसको डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, ये इजी हो गया क्वेश्चन। एमिटर करंट का चेंज आ गया, कलेक्टर करंट का पूछ रहा, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता, बेस करंट का पूछता है तो थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा क्वेश्चन में। एमिटर निकालेंगे, कलेक्टर निकालेंगे तो डायरेक्ट इजी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई। अब तुम मेरे को बोलो अल्फा दिया उसने 0.96, डेल्टा आईसी नहीं मालूम, डेल्टा आईई तो मालूम है ना 10, तो 0.96 इंटू 10 9.6 मिली एम्पियर। अब बोलो डेल्टा आईसी मालूम है, डेल्टा आई मालूम है, तो डेल्टा आई भी कितना होगा, 10 is equal to 9.6 plus delta IB. IE is equal to IC plus IB. 10 minus 9.6, 0.4 is equal to delta IB. ये आंसर तुम्हारा मिली एम्पियर में आएगा। बात समझ में आ गई? तो ये जो तुम्हारा डेल्टा आईबी है ये बहुत छोटा आया इसके मुकाबले में आईसी
और आई के मुकाबले में आई बी इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था, फाइंड चेंज इन कलेक्टर करंट if current gain in common emitter mode is 50। चलो कर सकते हैं आप। अब मैंने कॉमन एमिटर मोड का करंट गेन दिया, मतलब मैंने बीटा दिया आपको। मैंने क्या दिया आपको? बीटा दे दिया। अब मैंने जब बीटा आपको दे दिया तो आप डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, बीटा का वैल्यू इज इक्वल टू 50। अब तुम्हारे को क्वेश्चन में डेल्टा आई सी दिया है क्या? नहीं दिया। क्या दिया हुआ है? डेल्टा आई बी दिया हुआ है। तो ये यदि में डेल्टा आई सी भी नहीं मालूम तो निकालना ही चाहिए अपने को, और डेल्टा आई भी नहीं मालूम। तो पहले क्या करेंगे अपन कि ये जो बीटा की वैल्यू अपने को दे रहा है इसको हम यूज करके अल्फा निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे अपन? अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा एक बार आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, 50 अपॉन 1 प्लस 50 कितना हो गया? 51 हो गया। अब अल्फा क्या है तुम्हारा? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 50 अपॉन 51। अब तुम मेरे को बोलो डेल्टा आई तुमको मालूम है, तो डेल्टा आई सी निकालते नहीं आएगा। 50 अपॉन 51 इंटू डेल्टा आई दिया ना उसने 10, ये हो गया तुम्हारा 500 अपॉन 51। 51 9 सा 459 बचा 41, 410, 51 8 सा 408, तो 9.8 डेल्टा आई सी आ गया। बोलो डेल्टा आई बी कितना होगा? डेल्टा आई बी कितना होगा? डेल्टा आई बी तुम्हारा हो जाएगा 10 माइनस 9.8 दैट इज 0.2। ठीक है। तो ये डेफिनेशंस याद रखना, अल्फा डीसी, बीटा डीसी या अल्फा एसी और बीटा एसी। एसी बोले तो फ्लक्चुएटिंग आ गया वैल्यू, चेंज पूछ रहा तो एसी वैल्यू आएगा। कांस्टेंट वैल्यू दे रहा तो फिर डीसी वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारे ट्रांजिस्टर के ऊपर एक क्वेश्चंस इस टाइप में कुछ आते हैं। अब ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन में आता है, ट्रांजिस्टर जब कंडक्शन में आता है तो वो ओपन क्लोज स्विच के जैसा काम करेगा। किसके जैसा काम करेगा? क्लोज स्विच। और जब वो कंडक्शन से बाहर चला जाता है देन इट विल एक्ट लाइक अ ओपन स्विच, रिवर्स बायस जिसको बोलते हैं। ये ऐसा अपने को ग्राफ मिलता है। ये है तुम्हारा करंट वोल्टेज। अब इसके अंदर तुम देखो वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा है, करंट कैसा है? ये वाले सेक्शन में करंट कम है। करंट कम है मतलब कंडक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, बहुत कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारा कट ऑफ रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कट ऑफ। अच्छा आगे चले जाओ ये पार्ट में। यहां पे वोल्टेज कैसा है? बहुत कम है।
लेकिन करंट ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब फुल कंडक्शन। ट्रांजिस्टर अपना काय में आ गया? फुल कंडक्शन में आ गया। तो ये बीच का जो रीजन है इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। ये ना पूरी तरह से कंडक्शन में है, ना पूरी तरह से कट ऑफ में है, तो फिर इसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। अब इसके अंदर है ना, अगर उसने यहां करंट दिया और यहां वोल्टेज दिया, उल्टा हो जाएगा। ये कट ऑफ बोल रहे थे अपन, अब करंट ले लिया तो ये सैचुरेशन हो गया, और ये अपन सैचुरेशन बोल रहे थे, वोल्टेज देने के बाद ये वोल्टेज ज्यादा आया मतलब कट ऑफ हो गया। एक्टिव रीजन वही रहेगा, एक्टिव रीजन विल रिमेन द सेम। दिस इज नॉट क्लियर? ये ध्यान में आ गया सबके? अब इसमें ट्रांजिस्टर के यूजेस हैं, जैसे ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड एज ऑसिलेटर, और उसके बाद है लॉजिक गेट्स। ठीक है, वो पार्ट अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन सी यू, बाय, थैंक यू।